इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का 11th क्लास का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम था उसमें क्वेश्चन नंबर 13 से देखते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पिसीज वर्ग के 3 लक्षण। तो 3 लक्षण क्या है कि ये जलीय कशेरुकी प्राणी होते हैं। ठीक है ना, इनका जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर से बटा होता है। और थर्ड है कि ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। नेक्स्ट है अथवा में स्तनधारी वर्ग के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। तो स्तनधारी के लक्षण क्या है कि इनके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, इनमें जो रिस्पायरेशन होता है वो लंग्स द्वारा होता है, और ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी खुद को गर्म रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में कोई 3 अंतर लिखे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी कोशिका थी, जो प्रिमिटिव थी, यानी कि बहुत प्राचीन टाइप की थी, जिनमें केंद्रक क्या था, एब्सेंट था। तो ये प्राचीन या कम विकसित कोशिका हैं। और युग में क्या हो जाएगा, ये आधुनिक या विकसित कोशिका हैं। नेक्स्ट है इनका आकार छोटा होता है, इनका आकार बड़ा होता है। इनमें 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, इनमें 1 से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा आप और भी ले सकते हो, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, एटसेट्रा। फिर पादप कोशिका व जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर लिखने थे आपको। तो पादप कोशिका में पहला अंतर है कि इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और वो किसकी कोशिका भित्ति होती है, सेलुलोज की बनी होती है बेटा। ठीक है ना, कवक में किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और जीवाणुओं में किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में नहीं पाई जाती। इनमें हरित लवक पाया जाता है, और हरित लवक पाए जाने के कारण ही क्या कर सकते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में अपना भोजन बना सकते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें नहीं पाया जाता। इनमें रिक्तिका उपस्थित होती है। रिक्तिका क्या होता है, जो पौधे भोज्य पदार्थ बनाते हैं वो भोजन जो उनमें एनर्जी के रूप में स्टोर रहता है। तो रिक्तिका एक खाली स्थान होता है जहाँ पे उनका भोजन क्या होता है, स्टोर रहता है। तो इनमें रिक्तिका उपस्थित होती है पादप में, और जंतु में क्या होती है, अनुपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादप हार्मोन ऑक्सिन के 3 कार्य लिखिए। ऑक्सिन के क्या क्या हार्मोन का क्या क्या कार्य हैं कि ये पौधों के दीर्घन को प्रेरित करते हैं, यानी उनकी उम्र को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये पौधों के शीर्ष भाग, शीर्ष का मतलब ये होगा बेटा कि पौधों के जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है, एपिकल वाला पार्ट होता है, तो ये उसको क्या करते हैं, इफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट है ये दुर्बल तनों वाले पौधों को मजबूत करता है, और यदि पौधे मजबूत हो जाएंगे तो तेज आंधी में भी क्या होंगे, वो गिरेंगे नहीं। ठीक, फिर अथवा में क्या है, पादप हार्मोन साइटोकाइनेसिन का 3 कार्य लिखिए। तो फर्स्ट है इसमें कि ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करते हैं। सेकंड है ये पौधों की जीर्णता को रोकते हैं, मतलब पौधों को बुढ़ापा आने से रोकते हैं। ये फलों, सब्जियों, पुष्पों आदि को क्या करते हैं, ताजा रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, दीप्तकारिता किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखिए। तो पौधों के अंदर पुष्पन क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। कौन कारक है, दीप्तकारिता एक प्रकार का क्या है, फैक्टर है, जो पौधों के अंदर पुष्पन को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसकी एक क्या होती है, समयावधि होती है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, दीप्तकारिता कहते हैं। इसकी खोज गार्नर एवं एलार्ड ने 1920 में की थी। महत्व क्या है देख लेते हैं। इसके द्वारा शीघ्र पुष्पन किया जा सकता है, मतलब क्या, ये आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पौधों में तुरंत ही पुष्प ला सकते हैं। नेक्स्ट है इसके द्वारा पौधों में शीघ्र अंकुरण भी किया जा सकता है, और इसके द्वारा बिना मौसम फल प्राप्त किए जाते हैं। जैसे आप मार्केट में देखते होगे ना, बिना मौसम हमको मैंगो भी दिख गया, बिना मौसम हमको ऑरेंज भी दिख गया, तो ऐसा दीप्तकारिता के द्वारा ही किया जाता है। ठीक, बीज प्रसुप्ति किसे कहते हैं, इसके 2 कारण लिखने हैं आपको। तो बीजों के अंकुरण के लिए ऑक्सीजन, नमी, ताप तथा जल की आवश्यकता होती है, लेकिन बीज बनने के तुरंत बाद अंकुरण के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है ना, मतलब ये कि बीजों का जो अंकुरण होता है ना, उसमें जैसे उसमें ऑक्सीजन है, नमी है, कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए, टेम्परेचर है, वाटर है, सबकी आवश्यकता तो है, लेकिन जब बीज बना ना, उसके बाद बीज अंकुरण के लिए तैयार नहीं होता है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बीज प्रसुप्ति कहते हैं। ठीक, आगे इसका कारण देखते हैं। कारण देखिए क्या है, पहला कारण यह है कि बीज कवच के कारण। अब बीज में जो कवच होता है ना, कभी कभी बहुत क्या होता है, हार्ड होता है, बहुत मजबूत होता है, उसकी जो बीज का पार्ट होता है, इसके कारण बीज अंकुरण नहीं हो पाता। नेक्स्ट है भ्रूण अपरिपक्वता के कारण, मतलब जो उसमें एम्ब्रियो है ना, वो मैच्योर नहीं हो पाया है, इसलिए क्या होता है, आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 जो हमारा है
और दोनों ही हमारा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है और दोनों ही में हमको चित्र बनाना है। तो हृदयक पेशी की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। तो आप देख लीजिए हृदयक पेशी जो होती है वो कैसी होती है, शाखित होती है, ठीक है, मतलब इनमें ब्रांच्ड होते हैं। देख लीजिए इसमें केंद्रक पाया जाता है और जो आपको ये टेढ़ी टेढ़ी लाइनें दिख रही हैं वो तिर्यक तंतु होते हैं और हम जो ये रेखाएं बीच में लाइनें बटी हुई हैं उनको रेखित पेशी बोलते हैं, है ना। फिर तंत्रिका पेशी की संरचना देख लीजिए। तंत्रिका में भी क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है। तंत्रिका में देखिए ये न्यूक्लियस है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस है। ये सेल की बॉडी है जिसको हम साइटोन बोलते हैं। इनके बीच में जो खाली स्थान होता है इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। ये जो आपके टेढ़े टेढ़े ब्रांचेस दिख रहे हैं इनको हम डेंड्रॉइड बोलते हैं। अगेन जो हमारा लास्ट है ये नर्व एंडिंग है, यहीं से दूसरी नर्व सेल क्या होती है, अटैच्ड होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन में कोई 5 अंतर है ना। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। यह कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक का मतलब क्या, में पौधे का वह पार्ट, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि पौधे जो होते हैं वो 2 पार्ट्स के होते में बटे होते हैं। एक तो उसका क्या होता है, कायिक भाग होता है और दूसरा क्या होता है, जनन भाग होता है। कायिक भाग क्या कहलाएगा, आपका जड़, तना, पत्ती, ये कायिक भाग हो गया और आपका जनन भाग क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। तो समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री कहाँ होता है, जनन कोशिकाओं में होगा। तो समसूत्री 1 चरण में केवल होता है और अर्धसूत्री 2 में होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें गुणसूत्रों के जोड़े नहीं बनते और इसमें गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। फिर समसूत्री विभाजन में जो संतति कोशिकाएं होती हैं ना, उनमें 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और अर्धसूत्री में 4 का होता है। नेक्स्ट है हमारा अथवा में जीन विनिमय किसे कहते हैं। यह कोशिका विभाजन की किस अवस्था में संपन्न होता है, इसके 2 महत्व लिखिए। तो समजात गुणसूत्र, यहाँ पे चित्र में देखिएगा थोड़ा सा आप लोग, ये जो हैं ये समजात गुणसूत्र हैं, ठीक। देखना बेटा ये समजात गुणसूत्र हैं, ठीक। इसमें से ये मदर का, फादर का, किसी का भी हो सकता है। तो इनमें ये जो हैं हमारी ये लेयर्स दिख रही हैं, 2 साइड दिख रहे हैं, ये क्रोमैटिड इनको बोलेंगे। तो जब क्या लिखा है कि समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर, मतलब ये और ये दोनों ही क्या करें, दोनों क्रोमैटिड क्या करें, आपस में आनुवांशिक पदार्थों की अदला बदली करें। जैसे ब्लू नीले में आ जाए और नीला वाला किस में चला जाए, रेड में चला जाए, सॉरी ब्लू जो है वो रेड में और रेड जो है वो ब्लू में चला जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जीन विनिमय कहेंगे, ठीक। यह कोशिका विभाजन की अर्धसूत्री अवस्था के प्रोफेज फर्स्ट में के पैकेटीन में होता है, ठीक। महत्व क्या है इसका कि जब 2 अलग अलग लोगों का देखो संयोग होगा तो कॉमन सेंस की बात है कि एक नया लक्षण पैदा होगा और इसके द्वारा क्या होता है, विकास की गति बढ़ती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, ग्लाइकोलिसिस व क्रेब्स चक्र में कोई 5 अंतर लिखना है आपको। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो जाएगा, यह सीधा या रैखिक होता है और यह चक्रीय होता है, या हम परिक्रमा पथ में लिख सकते हैं। यह ऑक्सी व अनॉक्सी दोनों ही प्रकार के श्वसन में होता है और यह केवल ऑक्सी श्वसन में होता है। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स क्या होता है कि एक क्या है, जेली लाइक क्या होता है, लिक्विड होता है, उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट है यह श्वसन का पहला चरण है और यह श्वसन का दूसरा चरण है। हम अपना अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अथवा में हमारा जो है वो क्या है, ऑक्सी व अनऑक्सी श्वसन में अंतर लिखिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये सब। ऑक्सी श्वसन में देखिए क्या है कि यह श्वसन जो होता है ना वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और यह अनऑक्सी एब्सेंस में होता है। इसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है और अनॉक्सी में क्या हो जाएगा, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। थर्ड है इसमें 38 एटीपी अणुओं का क्या होता है, लाभ होता है और इसमें 2 एटीपी अणुओं का केवल लाभ होता है। फोर्थ है इसमें अंतिम उत्पाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ठीक है ना। एक बात और जानकारी मैं बता दूंगी कि जो अनाक्सी श्वसन होता है ना, इसके द्वारा जब हमारी बॉडी अनाक्सी श्वसन करती है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करती है, उस कंडीशन में हमारी बॉडी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड बनने लगता है और उस लैक्टिक एसिड के कारण हमारे पैरों में, घुटनों में, हाथों में क्या आने लगते हैं, क्रैम्प आने लगते हैं, ठीक है, खिंचाव होने लगता है। नेक्स्ट है लास्ट समीकरण देख लीजिए आप इसका। तो समीकरण में जो है
देखना आपने फर्स्ट ही लिखा है कि ये ऑक्सीजन की क्या होता है, प्रेजेंस में होता है। तो ये देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, और 673 किलो कैलोरी क्या करता है, ऊर्जा रिलीज कर रहा है, और जो होता है 38 एटीपी के इक्वल होता है। नेक्स्ट है यहाँ देखिए ऑक्सीजन की एब्सेंस में देखिए हो ही रहा है, यहाँ पे भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या बना रहा है, अल्कोहल बना रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, और यहाँ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, जिसको हम 2 एटीपी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये रहा हमारा क्लास 11th का हाफ ईयरली एग्जाम का सॉल्यूशन। आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। जिन बच्चों को हमारा जो पार्ट फर्स्ट है MCQ क्वेश्चन का नहीं मिला है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, हमने अपलोड कर दिया है वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।